हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए, लगातार आपने आईमिक्स ब्रांड स्टडी सेंटर के चैनल पे लगातार आपने 3 वीडियो को देखा होंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का। तो फिर से हम लोग लेकर आ चुके हैं पार्ट 4 इसका, यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का चौथी वीडियो को, जिसमें हम लोग को फिर से हम लोग 25 प्लस क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। तो लगातार इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें, तो हम लोग इसमें एक से एक बेहतर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आज की जो वीडियो है थोड़ा सा अलग है बाकी वीडियो की अपेक्षा, तो लगातार आप बने रहिए और आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। एलसीडी की बात यहाँ पे हो रही है। एलसीडी लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है एलसीडी, और एलसीडी का पूरा नाम क्या है। हालांकि आप एलसीडी और एलईडी लगभग आजकल सभी लोगों के घर में लगे होते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, एलईडी का पूरा नाम क्या होता है। तो आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले, लीड क्राइस्टल डिवाइस, और यहाँ पे लिक्विड सेंट्रल डिवाइस, लाइट यहाँ पे सेंट्रल डिस्प्ले। तो आपके पास 4 ऑप्शन है और हम लोग को जानना क्या है, तो एलसीडी का पूरा नाम क्या है। तो आपको बता दें कि एलसीडी का जो पूरा नाम होता है वो ऑप्शन ए नंबर में जो लिखा गया है यही होता है, यानी कि लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले। तो आपके यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे एक एलईडी भी दी गई है। आप तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दिए ये एलसीडी है और ये जो दिया गया है ये आपकी एलईडी है, यानी कि 2 इमेज से आपको इंडिकेट कराया गया है ना। एलसीडी की अपेक्षा एलईडी की जो क्वालिटी होती है काफ़ी बेहतर होती है, तो आपके सामने दिया गया है। तो एलईडी का भी पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड इनहेंस डिस्प्ले होता है। यहाँ बता दें कि लिक्विड इनहेंस डिस्प्ले होता है। ये आपका 2 फुल फॉर्म यहाँ पे क्लियर हुआ। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले और एलईडी का लिक्विड इनहेंस डिस्प्ले। तो पहला क्वेश्चन हम आपके सामने। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है यहाँ पे कि किस प्रिंटर द्वारा, यहाँ पे द्वारा थोड़ा सा मिस्टेक है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो आपको ये तस्वीर देख सकते हैं, है ना, ये भी एक प्रिंटर है। तो आपके सामने 4 यहाँ प्रिंटर का नाम दिया गया है। एक प्लॉटर है, लेजर प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रही है? प्रिंटर तो आप जानते हैं कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका काम क्या होता है कि किसी भी पेपर के ऊपर डाटा को छाप कर निकालने का कार्य करता है प्रिंटर। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक बात है कि प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता, केवल एक अक्षर की बात हो रही है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन 4 है, पर इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे याद रखेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है ये क्या करता है, तो एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट ही होता है, यानी कि ऑप्शन जो सी है ये इसका सही उत्तर होता है। चलिए, तो ये रहा 2 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 3 नंबर में डिस्क को यानी डिस्क का मतलब क्या, तो हार्ड डिस्क को ट्रेको और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। तो आप देख सकते हैं ये जो पार्ट दिख रहे हैं ये है हार्ड डिस्क की अंदर की पार्ट है। हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क होती है जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी का भाग होता है, एक तरह की, इसको हम लोग परमानेंटली मेमोरी भी कहते हैं। ये डाटा को स्टोर करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हार्ड डिस्क को हम मेमोरी बैंक का नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे दी गई है, पर यहाँ पे बात क्या हो रही है, हाँ बात ये है कि ट्रेको और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने। ए ऑप्शन है क्रैशिंग, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे डी में है डाइसिंग। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, पर बतानी क्या है कि ट्रेको और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को बतानी है। तो यहाँ पे आपको बता दी जाए कि बांटने की प्रक्रिया को, विभाजित करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो फॉर्मेटिंग बोलते हैं। यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन है ये क्या है, सही होता है, यानी कि ट्रेको और सेक्टरों को बांटने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो सी नंबर ऑप्शन इसके सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है चौथा नंबर में? चौथा नंबर क्वेश्चन ये है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, मतलब कि सबसे तेज चलने वाला कौन सा प्रिंटर है।
4 ऑप्शन से एक ऑप्शन बतानी है। जैसे आपके सामने एक प्रिंटर है, जेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और यहाँ पे दिया गया है डॉट प्रिंटर। यानी कि आपके पास 4 प्रिंटर है, पर इसमें ये बतानी है कि सर्वाधिक तेज, सबसे तेज चलने वाला प्रिंटर कौन सा है। हालांकि इस प्रिंटर को आपने देखा होगा बहुत जगहों पे, एक तरह का लेजर प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर का मतलब कि वैसा प्रिंटर जो पाउडर के द्वारा चलता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लेजर, है ना। तो ये जो होती है लेजर प्रिंटर कोई भी होता है, वो जो क्या करता है, वो फास्ट प्रिंटिंग करता है। यानी कि ऑप्शन जो बी दी गई है, ये इसका उत्तर जो होता है सही होता है। यानी कि लेजर प्रिंटर हो तो क्या करेगा, वो किसी भी मतलब कि प्रिंटिंग जो करता है वो काफ़ी तेजी में करता है। तो ये बताया गया है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, तो याद रखिएगा लेजर प्रिंटर जो होती है काफ़ी तेज चलती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 5 नंबर क्वेश्चन जो है कीबोर्ड से है। कीबोर्ड में क्या है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन को देखना है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो आपके सामने एक कीबोर्ड भी अवेलेबल है, इसमें हमको बतानी क्या है, फंक्शन की। तो सबसे पहले फंक्शन की के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इस कीबोर्ड के हम लोग बारे में जान लें। तो कीबोर्ड में जो होती है, ये जो एरिया होती है, इसको हम लोग नंबर एरिया होता है, ये न्यूमेरिकल और नंबर एरिया, और यहाँ पे होती है अल्फ़ाबेटिकल एरिया। यानी कि ए से लेकर जेड तक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेटिकल। ये एरिया को हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेटिकल एरिया बोलते हैं। और यहाँ पे जो तीर ऑप्शन दिख रहा है, इस तीर वाले ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं, तो इस तीर वाले ऑप्शन को हम बोलते हैं यहाँ पे डायरेक्शन की, याद रहे डायरेक्शन की बोलते हैं। और यहाँ पे इस एरिया को हम लोग नेविगेशन की बोलते हैं, नेविगेशन की। और सब यहाँ पे एक और चीज़ है, और यहाँ पे शिफ्ट है, कंट्रोल है, ऑल्ट है। ये 3 एरिया को हम क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसको मॉडिफायर की भी बोल सकते हैं, कॉम्बाइनेशन की भी बोलते हैं। और यहाँ पे स्पेस दिया गया है, कैप्स है, टैब है, इसी है, इंटर हुआ, बैक स्पेस, ये क्या हो गया, तो स्पेशल टाइप का की होता है। और कीबोर्ड की सबसे टॉप में आप जो देख रहे हैं इस एरिया में F1 से लेकर F12 तक, इसमें सब में F लगा हुआ है, F1, F2, F3, F4। तो ये जो दिया गया है, इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। यानी कि फंक्शन की जो होती है कीबोर्ड में कितना होता है, 12, टोटल 12 फंक्शन की होते हैं। यानी कि ऑप्शन बी जो दी गई है, ये ऑप्शन सही होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है, ये कौन सा है, बी। यानी 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि फंक्शन की कितने हैं, तो F1 से लेकर 12 हुए, तो यानी कि 12 फंक्शन की हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो कौन करता है, तो मेमोरी है, मेमोरी में आप कोई डाटा रखते हैं तो उसको प्रदर्शित करने का कार्य कौन करता है, दिखाने का कार्य कौन करता है, रोम करता है, रैम करता है, प्रिंटर करता है या मॉनिटर करता है ना। तो रैम तो ये मेमोरी हो गई, रैम और रोम। प्रिंटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, पर ये छाप के दिखाता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए जो दिख रहा है, ये क्या करता है, ये दिखाने का कार्य करता है, यानी कि प्रदर्शित करता है, शो करता है। तो शो कौन करता है, मॉनिटर, यानी कि डिस्प्ले करने का कार्य करता है। तो मॉनिटर जो हुआ, ये मेमोरी में रखे हुए डाटा को क्या करता है, दिखाने का कार्य करता है, यानी कि प्रदर्शित करने का कार्य को करता है। यानी कि ऑप्शन ए जो दिया गया है, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन ए, यानी कि मॉनिटर डाटा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, 7 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है किससे है, कीबोर्ड से है, कि कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं। तो आपके सामने दिया गया है, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं। तो अभी हम आपको बताए भी थे कीबोर्ड में हम लोग को, कि कीबोर्ड में हम अलग अलग इंडिकेट भी किए, आपके सामने भी यहाँ पे इंडिकेट कराया गया है इस फिगर के माध्यम से। जैसे यहाँ पे दिया गया है F1 से लेकर यहाँ तक F12 को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। ABCD की जो एरिया होती है, इसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल की बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे जो नंबर होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल होता है। यहाँ पे हम लोग को शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल, मॉडिफायर की बोल सकते हैं, या कॉम्बाइनेशन भी बोलते हैं। इस एरिया को हम लोग
क्या बोलते हैं, डायरेक्शन की बोलते हैं। और यहाँ पे तो हम लोग को जानना क्या है, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट से मतलब है, तो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, इधर भी कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, इधर भी, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की बोलते हैं, या इसको हम लोग हाँ कॉम्बाइनेशन की के नाम से भी जानते हैं। यानी कि बी ऑप्शन जो दी गई है ये सही होती है कि कंट्रोल शिफ्ट अल्ट कौन सा की है, तो मॉडिफायर की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं, बहुत सारे आइटम होता है जिस पे इस प्रकार के QR कोड लगा होता है या इस प्रकार के बार कोड लगा होता है, यानी इसको हम लोग BC बोलते हैं, इसको हम लोग QR बोलते हैं। तो QR का पूरा नाम क्या होता है, तो क्विक रिस्पॉन्स होता है। BC का पूरा नाम क्या होता है, बार कोड होता है। तो आपने बहुत जगहों पे देखा होगा, बहुत आइटम पे भी देखा होगा। तो यहाँ पे QR मतलब क्विक रिस्पॉन्स, BC मतलब बारकोड। हालांकि आप इसको बनाना चाहें तो आप खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। आपको गूगल पे जाना होता है, गूगल पे जाने के बाद से आप वहाँ पे लिखिएगा QR जनरेटर। जब आप लिखेंगे तो वहाँ पे इसका ऑप्शन आ जाता है, उसके ऊपर आप जाकर आप क्लिक करके आप QR कोड को खुद से जनरेट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। तो आप QR कोड बनाने की भी सुविधा मिलती है और यहाँ पे BC को भी बनाने की सुविधा मिलती है। तो यहाँ पे आपको बता दी जाए कि अधिकांश प्रोडक्ट पर जो प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं, जो पैटर्न इस टाइप का दिखता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो बार कोड बोलते हैं। ये बार कोड से रिलेटेड था, इसलिए आपको यहाँ पे QR कोड बारे में हमने चर्चा कर दिया। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ऑप्शन ई जो दिया है ये होता है बार कोड्स, है ना, जो अधिकतर प्रोडक्ट पे यानी आइटम वगैरह पे, है ना, सामान वगैरह पे होता है, उसको हम लोग बार कोड्स कहते हैं। और बार कोड्स को पढ़ने के लिए हम लोग बार कोड रीडर का भी प्रयोग करते हैं, कि BCR का प्रयोग हम लोग करते हैं, बार कोड रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है 9 नंबर में कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आपके सामने यहाँ पे जो देख रहे हैं फिगर वगैरह में, तो फिगर में आपको दिखाया है कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में। तो कंप्यूटर पार्ट्स हर तरीके के हैं, इनपुट भी हैं, आउटपुट भी है और स्टोरेज भी है। तो वैसे सूचना जो हमारे CPU के अंदर रखता हो उसको इनपुट कहेंगे, वैसे सूचना जो हमारे मतलब कि डाटा को जो बाहर करेगा उसको आउटपुट कहते हैं, और जो स्टोर करता है उसको हम लोग स्टोरेज कहते हैं। यानी कि डिवाइस 3 प्रकार के, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज। और अब बात क्या हो रही है, तो आउटपुट डिवाइस नहीं है। कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो याद रहेगा जैसे कि यहाँ पे जो आउटपुट डिवाइस उसी को कहेंगे, आउटपुट डिवाइस जो सूचनाओं को बाहर रखता हो। जैसे कि यहाँ पे आउटपुट करने वाला जो डिवाइस है उसके बारे में बताए थे सबसे पहले। जैसे स्पीकर आप देख रहे हैं, स्पीकर क्या है, तो ये सूचना को बाहर करता है, तो ये आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल हुआ, है ना। यहाँ पे और कौन सा है, तो स्पीकर, है ना, हालांकि स्पीकर नहीं है यहाँ पे। तो जो सूचनाओं को बाहर रखेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट। तो ये आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, लेकिन हम लोग को बात क्या करना है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। जैसे कि DVD, कैसेट, ये क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है। हार्ड डिस्क क्या करता है, स्टोर करता है ना। रैम, AB मेमोरी, मदरबोर्ड है, यहाँ पे पावर सप्लाई यानी कि SMPS, है ना। माउस कौन सा डिवाइस, इनपुट डिवाइस। फिर यहाँ पे एक मॉनिटर आता है जो कि एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, लेकिन हम लोग का बात क्या है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये चर्चा करना। वेब कैमरा ये क्या करता है, ये भी सूचना को अंदर रखता है, यानी कि भी क्या हुआ, इनपुट डिवाइस। USB हार्ड डिस्क ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, ये डाटा को स्टोर करता है। स्पीकर, हालांकि यहाँ पे ये मिस्टेक है, पेन ड्राइव है, डाटा को स्टोर करता है ना। यहाँ पे ये पेन ड्राइव होता है जो डाटा का करता है, स्टोर करता है। स्पीकर सूचनाओं को बाहर रखता है वो आवाज़ के माध्यम से, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा। लेकिन हम लोग को बात क्या करनी है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो प्रिंटर आप जानते हैं छाप कर बाहर निकालता है, तो प्रिंटर भी आउटपुट हुआ। मॉनिटर भी आउटपुट होता है, सूचना को क्या करता है, बाहर रखता है। पॉल्यूटर होता है, टच स्क्रीन होता है। तो टच स्क्रीन जो आपके सामने दिया गया है ये क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि टच करते हैं तो सूचना अंदर जाती है, कि आउटपुट नहीं होता है। जो आउटपुट होता है वो डिस्प्ले होता है। तो याद रहे यहाँ पे टच स्क्रीन, ऑप्शन डी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। जैसे आप मॉनिटर देखते होंगे, जैसे आपके सामने ये डिस्प्ले दिख रहा है, पूरा डिस्प्ले है, और एग्जाम्पल में एक फिगर भी आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, ये भी एक मॉनिटर का एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है। तो इसको बात क्या है कि डिस्प्ले को आकार को, साइज आप मापते हैं, तो
तो कैसे मापिएगा? तो साइज जो मापा जाता है हमेशा याद रहे कि हम किसी भी मॉनिटर को तिरछा नापते हैं, यानी कि कोनावानी, यानी कि इस एरिया इसको हम तिरछा जो नापते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? तो डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। डायगोनल में हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं, यानी कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को हम मापते किस में है? डायगोनली में। यानी कि ऑप्शन बी जो होता है इसका क्या होता है? सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन है? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है कि कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए, तो हम लोग जैसे कि कोई पुराना हमारे पास फोटो वगैरह होता है उसको हम चाहते हैं इमेज में कन्वर्ट करना, है ना, इमेज में कन्वर्ट करके हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे तो प्रिंटेड डाटा को फिर से अगर आप चाहते हैं इमेज में बनाना तो उसके लिए आप किस डिवाइस का प्रयोग करेंगे? कौन सा डिवाइस का? तो याद रहे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये कौन सा तस्वीर है? तो स्कैनर का है। और स्कैनर जो होता है क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है जो किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या करता है? स्कैन करके उसको इमेज में कन्वर्ट करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रखने का कार्य करता है, और उसका, है ना, इमेज से लेकर हम लोग फिर उससे क्या करते हैं? प्रिंट करने का कार्य करते हैं। पर यहाँ पे बात क्या हो रही है कि कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज की जाने वाले इनपुट डिवाइस का नाम क्या है? तो माउस नहीं होता है, प्रिंटर भी नहीं होता है, कीबोर्ड भी नहीं होता है, होता क्या है? स्कैनर जो होती है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस भी होता है, और साथ में ये स्कैन करने का काम करता है और स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम में रखता है, फिर स्कैनर से हम लोग इसको इमेज में कन्वर्ट करके जैसे हम डिजाइन करके आपको जैसे रखना हो आप रख सकते हैं, या फिर चाहते हैं उसको बड़ा करके प्रिंट करना तो आप उसे प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। लेकिन ये स्कैनर का काम क्या है? तो प्रिंटेड डाटा को फिर से इमेज में कन्वर्ट करना हो तो स्कैनर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है हिस्ट्री से, यानी कि कंप्यूटर की हिस्ट्री से हम लोग का क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? 12 नंबर क्वेश्चन ये है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? तो आपके सामने ये शख्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर को सबसे पहले कंप्यूटर को इन्होंने बनाया, है ना। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम जो दिया गया है वो है डगलस एंजल बट। डगलस एंजल बट ने क्या किया? तो पहला कंप्यूटर माउस को इन्होंने बनाया है ना। आप तस्वीर में देख सकते हैं पहले की माउस कैसी होती थी, है ना। ये तस्वीर में ये पहली माउस हम लोग का है। उसके बाद आज जो है बहुत डेवलप हो चुका है, आजकल वायरलेस माउस भी आ चुके हैं और माउस की बहुत अनेकों प्रकार के माउस अवेलेबल हो चुका है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो माउस बना उसकी तस्वीर आपके सामने यहाँ पाया हुआ है, जो आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा माउस है, पहला माउस हुआ, है ना। जो बनाए कौन है? तो डगलस एंजल बट, है ना। इन्होंने पहला कंप्यूटर बनाने का काम किया। कब? 1960 में। 1960 में इन्होंने पहला मतलब कि कंप्यूटर को बनाया, है ना। तो यह ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन में जो आता है कि जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पे कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो हमारा डॉक्यूमेंट क्या होता है? अस्थायी। अस्थायी मतलब कि कुछ पल के लिए होता है ना। अस्थायी रूप से होता है, यानी कि वो अस्थायी नहीं होता है, वो कभी भी डाटा खत्म हो सकता है। तो उसको हम लोग किस रूप में स्टोर होता है? कहाँ पे होता है? तो याद रहे CPU में होता है? नहीं। CD रोम में होता है? नहीं। ये होता किस में है? तो याद रहे ऑप्शन बी, यानी रोम में। जब हम कोई भी डाटा को क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो जो कुछ पल के लिए कार्य होता है वो रैम पर आके कार्य होता है, और रैम पर जो डाटा सेव होती है वो कुछ पल के लिए होती है, क्योंकि रैम जो होती है एक तरह की प्राइमरी मेमोरी होता है ना। ये डाटा को कुछ पल के लिए ही सेव करता है, तो रैम जो होती है अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करती है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो याद रहे कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, यानी कि मुख्य मेमोरी किसको बोलते हैं? तो प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, मेन मेमोरी, या उसे हम लोग इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक मेमोरी, जो अंदर की तरफ रहता है। तो कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें बोल सकते हैं भीतरी।
क्योंकि मुख्य मेमोरी कहाँ होता है, रैम रोम कहाँ होता है, भीतर की तरफ होता है। तो कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी क्या होती है, तो भीतरी मेमोरी होती है, यानी कि अंदर की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे चुका है कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। तो आपको बता दी जाए कि फ्लॉपी डिस्क जो होती है ऑलरेडी ये एक तरह की सेकेंडरी मेमोरी होती है, डाटा को परमानेंटली रूप में स्टोर करती है। तो क्या हुआ, तो सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल होता है, और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं, यानी कि बाहरी मेमोरी के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जन होता है वो क्या होता है, ए होता है। तो ऑप्शन ए आपके सामने। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी संबंध रखती है, तो एक्सटर्नल, इसे हम लोग एक्सटर्नल कहेंगे क्योंकि फ्लॉपी डिस्क ऑलरेडी बाहरी मेमोरी है और परमानेंटली मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। सेल फोन में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, कैचे में किया जाता है, रोम में, फ्लैश में या बफर में। तो आपके सामने यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया गया है। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो याद रहे यहाँ पे फ्लैश, ऑप्शन सी जो दिया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हुआ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 17 नंबर में, 17 नंबर क्वेश्चन है इंटरनल स्टोरेज। इंटरनल का मतलब जो आंतरिक मेमोरी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल स्टोरेज बोलते हैं। तो किस प्रकार का स्टोरेज है, वर्चुअल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहां पे बता दिया जाए 17 नंबर क्वेश्चन है इंटरनल स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी। तो आंतरिक मेमोरी में कौन आता है, तो प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग बाहरी मेमोरी कहते हैं। ये परमानेंटली मेमोरी होता है ना। ये जो होती है ये तात्कालिक मेमोरी, यानी कि टेम्पोररी मेमोरी होता है, टेम्पोररी मेमोरी होता है। इसे हम लोग इंटरनल मेमोरी कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। यानी 17 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 18 नंबर में किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो यहाँ बता दी जाए, आप यह तस्वीर भी देख सकते हैं कि जो दिख रहा है ये एक तरह का रैम है। ये डाटा को कब तक रखता है, डाटा को, तो डाटा को ये जब तक आपकी सिस्टम ऑन रहती है तब तक रैम डाटा को रखता है अपने पास। जैसे ही सिस्टम बंद होता है, वो भी किसी भी वजह से अगर आपकी सिस्टम बंद हो गई तो क्या होगा, रैम से डाटा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन ए दिया गया है इसका सही आंसर हुआ, है ना। रैम का पूरा नाम क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का जो पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो यहाँ पे बात यही है कि किस मेमोरी में रखा गया डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है। बिजली जाते ही नहीं, रैम पर अगर कोई डाटा आप रखते हैं, बिजली जाए या किसी वजह से आपके सिस्टम बंद हो जाए तो रैम पे डाटा जो सेव हो रहता है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी कि डिलीट हो जाता है। यानी ऑप्शन इसमें का ए जो है सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 19 नंबर में कि सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कि सीडी का पूरा नाम जो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, और इसके अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सीडी जो देख रहे हैं ये आपके सामने यहाँ पे दिया गया है ना। इस सीडी को हम लोग याद रहे ऑप्टिकल डिस्क, आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन में है। यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑप्टिकल डिस्क। इसे हम लोग ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं। यानी 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क में सीडी डीवीडी वगैरह जो होती है आता है, यानी कि सी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 20 नंबर में कि कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझ सकती है। तो आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि 20 नंबर में कौन सा डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे है प्रोग्राम और डाटा, दोनों के बीच के अंतर समझना है। तो मेमोरी नहीं समझता है क्योंकि मेमोरी काम क्या है, डाटा को स्टोर करना होता है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस ये अलग चीज़ हो गई, है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे जो समझने वाली बात आती है वो किसका होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर आप तस्वीर में यहाँ देख सकते हैं, एक तरह का माइक्रो प्रोसेसर है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर का तस्वीर है जो कि मदरबोर्ड में इसको सेटअप किया जा रहा है।
तो यहाँ पे आपकी माइक्रो प्रोसेसर है जो कि आप देख सकते हैं ये एक प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर को समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है 21 नंबर क्वेश्चन को देखना है हम लोग को कि माइक्रो कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो माइक्रो कंप्यूटर याद रखिए, माइक्रो से बना है माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि वो कौन सी जनरेशन की कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग की गई। तो याद रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर जो लगाई गई है वो चौथी पीढ़ी से शुरू हुआ है। चौथी पीढ़ी में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किए हैं, तो याद रहे चौथी पीढ़ी होगा। यानी माइक्रो कंप्यूटर का जो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो माइक्रो कंप्यूटर चौथी पीढ़ी का हुआ है ना, चौथी पीढ़ी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ चुका है 22 नंबर कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, कौन सी जनरेशन की बात है, फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन कि किस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। मैग्नेटिक टेप का, मैग्नेटिक ड्रम का, फ्लॉपी डिस्क का, इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आ चुका है 22 नंबर में क्या चीज़ कि किसका प्रयोग किया गया है। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तस्वीर जो है ये किसका है, तो चुंबकीय है ना, चुंबकीय ड्रम का है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इसका इंग्लिश में हम लोग मैग्नेटिक ड्रम कहते हैं, हिंदी में इसको हम लोग चुंबकीय ड्रम बोलते हैं। तो पहली जनरेशन की जो कंप्यूटर थी उसमें स्टोर करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है 23 नंबर में कि कंप्यूटर की पहली जनरेशन में, कंप्यूटर की पहली जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक के रूप में किसका उपयोग किया गया था। तो तस्वीर आप देख लीजिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर की पहली जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक के रूप में किसका उपयोग किया गया था, यानी कि कौन सी चीज़ों की जरूरत, मतलब कि किसका यूज किया गया था। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। 1 नंबर में वैक्यूम ट्यूब्स, 2 नंबर में ट्रांजिस्टर, 3 नंबर में आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट, इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे इंटीग्रेटेड सर्किट जो दिया गया है इसका यूज जो हुआ था तीसरी जनरेशन में हुई है। ट्रांजिस्टर का जो विकास हुआ दूसरी जनरेशन में हुई है। और वैक्यूम ट्यूब का यूज जो हुआ है हम लोग पहली जनरेशन में किए, यानी कि वैक्यूम ट्यूब पहली जनरेशन में लगाया गया, ट्रांजिस्टर को सेकंड जनरेशन में लगाया गया और आईसी को थर्ड जनरेशन में लगाया गया। तो जो तस्वीर देख रहे हैं ये किसका है, तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी है। ये वैक्यूम ट्यूब से जो आप तस्वीर यहाँ पे देख रहे हैं इसी का प्रयोग हम लोग ने फर्स्ट जनरेशन में उपयोग किया था। इसका यूज इसका हम लोग कब किए, तो पहली जनरेशन में इसका यूज किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वैक्यूम ट्यूब्स, जो आप अभी देखे कि वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हम लोग ने पहली जनरेशन में किया था, है ना। तो वैक्यूम ट्यूब्स का आविष्कार कौन किए, तो आपके सामने यहाँ पे उनका तस्वीर भी आ चुका है। जो शख्स ने, जो व्यक्ति ने वैक्यूम ट्यूब्स का डेवलप किया, वैक्यूम ट्यूब को बनाया, तो कौन है, तो याद रहे वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार किए उनका नाम ये ऑप्शन ए में दिया गया है, जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग जो है, इन्होंने ही वैक्यूम ट्यूब का, मतलब कि वैक्यूम ट्यूब को डेवलप किया। आगे हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन मिलेगा जनरेशन से रिलेटेड, फंडामेंटल से रिलेटेड, तो आप इसमें लगातार बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 25 में आ चुका है कि कंप्यूटर की पहली जनरेशन में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था। भाषा जान लीजिए कि हम लोग पहली जनरेशन जो थी, हिस्ट्री की क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पहली जनरेशन में किसका उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए का लो लेवल लैंग्वेज, फोर्टेन का हाई लोअर लैंग्वेज, इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, तो जनरेशन की जो पहली जनरेशन थी उसकी भाषा कौन सी थी। तो भाषा बताई जाए, पहली जनरेशन में जो भाषा का उपयोग किया गया था वो फोर्टन, इस ऑप्शन यानी बी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है ये होता है इसका सही आंसर। यानी 25 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन ये है कि जनरेशन में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था, तो फोटोन के याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है 26 नंबर में कि कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में, कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर लगे। तो याद रहे पहली जनरेशन में हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग के जगह पे हम लोग ट्रांजिस्टर लगाए हैं। तो कौन सी जनरेशन में लगाए हैं ये हम लोग को जानना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार और रिपीट करते हैं कि कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे हम लोग क्या लगाए, ट्रांजिस्टर। तो याद रहे ऑप्शन ए में जो दिया गया है
ये जनरेशन फर्स्ट है, इसमें हम लोग ने किसका प्रयोग किया था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था। वैक्यूम ट्यूब से हम लोग फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत किया, लेकिन ये जो फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थी काफ़ी बड़ी थी, तो उसको छोटे बनाने के लिए, उसकी गति लाने के लिए, उसमें बदलाव लाने के लिए हम लोग ने वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। कौन सी जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में। और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, और इससे बेहतर बनाने के लिए हम लोग ने थर्ड जनरेशन में आईसी का विकास किया, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो याद रहे 26 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन हुआ, ऑप्शन कौन सा ये, तो ऑप्शन बी नंबर जो क्वेश्चन है ये हुआ। सेकेंड जनरेशन में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का प्रयोग किए थे, किसके जगह पे, तो वैक्यूम ट्यूब के जगह पे। और आप तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे एक तस्वीर आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है ट्रांजिस्टर का एग्जाम्पल है, ये ट्रांजिस्टर है जो सेकंड जनरेशन में हम लोगों ने यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 27 नंबर। यहाँ भी जो तस्वीर देख रहे हैं ये भी एक ट्रांजिस्टर है, जिसका हम लोगों ने यूज कब किया, तो सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में इसका यूज किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ। तो ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार हुआ यहाँ पे कब हुआ है, 1947 में, 1949 में, 1965 में, 1904 में। तो याद रहे ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो हुआ है 1947 में हुआ। 1947 में ट्रांजिस्टर का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन आ गया सामने आपके है कि ट्रांजिस्टर, जो अभी आपने क्वेश्चन को देखा कि ट्रांजिस्टर का विकास 1947 में हुआ था, उसको मतलब कि उसका आविष्कार कौन किए। तो आपके सामने जो दिख रहा है क्वेश्चन आ चुका है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। तो ये नंबर क्वेश्चन ये है विलियम शॉकली एंड जॉन बार्डिन, या दो बी नंबर क्वेश्चन है जॉन अम्ब्रो फ्लेमिंग, और यहाँ पे सी नंबर में रॉबर्ट नाइसी, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार किया ये जो दो शख्स हैं इन्होंने ही मिलकर इसको बनाया, किसको, ट्रांजिस्टर का, विलियम शॉकली और जॉन बार्डिन। तो ये जो तस्वीर दिख रहे हैं ये विलियम शॉकली का है, और ये जो तस्वीर दिख रहे हैं जॉन बार्डिन का है। यही जो दो व्यक्ति हैं इन्होंने ट्रांजिस्टर का विकास किया, और ट्रांजिस्टर जो हुआ हमारे सेकेंड जनरेशन में लगा, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर में काफ़ी बदलाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। आईसी का उपयोग कंप्यूटर के किस में किया जाता है ना, किया गया था। तो आईसी का उपयोग जो था हम लोग बता दें कि पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, सेकेंड जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर का प्रयोग, तो थर्ड जनरेशन में जो है ना हम लोग आईसी का प्रयोग किए थे। आईसी जो है आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। इस आईसी का यूज कौन जनरेशन में हुई है, तो थर्ड जनरेशन में, इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसी का जो विकास हुआ 1958 में, 1958 में किसके द्वारा, तो जैक किल्बी के द्वारा, जैक किल्बी के द्वारा हम लोग यहाँ पे आईसी का विकास हुआ 1958 में। उसके बाद थर्ड जनरेशन में उसी का प्रयोग किया गया, और हमारे कंप्यूटर के पीढ़ी में भारी जो हुई बदलाव हुई, कंप्यूटर में गति आया, बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है 30 नंबर क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब्स का आविष्कार कब हुआ था। तो याद रहे, हालांकि इसका डिस्कशन हम लोग तो पिछले अभी कर चुके हैं कि वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार है आप इसको देख सकते हैं, एक पार्ट है वैक्यूम ट्यूब का जो आपके सामने यहाँ पे ग्लास इन्वेलप, प्लेट, कैथोड ग्रिड, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर ये हमारा जो है वैक्यूम ट्यूब बना। और वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार हुआ कब हुआ है, तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में, 1904 में किसका विकास हुआ है, तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ। 1947 में किसका हुआ है, तो ट्रांजिस्टर का हुआ है ना, ट्रांजिस्टर का विकास हुआ है। तो ये रहा आज का वीडियो, आपने देखा यहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो आज का ये वीडियो रहा जो कि काफ़ी मतलब कि फिगर वगैरह के साथ हम लोग ने इसको वीडियो को आप तक लाया। तो आप इस वीडियो को फुल देखें और इस वीडियो को नोट मतलब कि जो भी क्वेश्चन है उसको आप नोट करें, और इसको मतलब कि वीडियो को लगातार बने रहे। जो भी आपके रिलेटिव हैं, जो भी लोग मतलब कि इसको वीडियो को देखना चाहें, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी बेहतर और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को हम लोग सेटअप करके लाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।